नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से कक्षा 12वीं का अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे वो मुख्य पॉइंट्स हैं। सबसे पहले प्रमुख जनसंचार माध्यम, यानी कि जो भी जनसंचार के माध्यम है, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। प्रिंट यानी कि जो मुद्रित माध्यम होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं वगैरह, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। दूसरा है, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या कमियां हैं। फिर है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम में हम पढ़ेंगे मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो प्रिंट माध्यम यानी जो प्रिंट किए जाते हैं, मुद्रित होते हैं, समाचार पत्रों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद है रेडियो। इसमें हम पढ़ेंगे रेडियो समाचार की संरचना, यानी रेडियो में जो समाचार आते हैं उनकी संरचना कैसे होती है। उसके बाद है रेडियो के लिए समाचार लेखन, बुनियादी बातें। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन कैसे होता है, उसकी क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे हम, टीवी पर खबरों के जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है रेडियो टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, कि कैसी भाषा शैली होती है रेडियो और टेलीविज़न पर। फिर है इंटरनेट। इंटरनेट में हम पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। उसके बाद है हिंदी नेट संसार। ये सभी पॉइंट्स हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। लेसन थोड़ा लंबा है, इसलिए बीच बीच में मैं आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी बताती जाऊंगी, और साथ में आपको ये सब चीज़ों का इनका ध्यान रखना है। जो पॉइंट्स आए उसको आप नोट करते जाइए। तो आपने रेडियो, टीवी, इंटरनेट, प्रिंट माध्यम यानी कि अखबार, ये सब चीज़ों के बारे में देखा है और इनको आप प्रयोग में भी लाते रहे हैं। समाचारों के लिए या किसी मनोरंजन के लिए, कुछ भी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन जो ये जनसंचार के माध्यम होते हैं, उनके जो लेखन के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं? क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि समाचार पत्र हैं, उसमें लिखा जाता है। रेडियो टेलीविज़न में जो लिखने का तरीका होता है, लिखना, उसके लिए लिखना वो अलग तरह से लिखा जाता है। यानी कि हर एक माध्यम की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं और इनको इसीलिए अलग अलग होने के कारण इनको अलग अलग तरह से समझना होगा। क्योंकि किसी माध्यम में केवल पढ़ना होता है, किसी माध्यम में बोलना होता है और किसी माध्यम में लिखना होता है। तो सभी जितने भी पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है इन माध्यमों में। तो हम जानेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यमों के बारे में। प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, ये चारों हमारे जनसंचार माध्यम है। प्रिंट में हमारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं आदि आ जाते हैं। अब सभी लोग समाचार देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते तो होंगे ही, चाहे डेली नहीं, कभी कभी तो ज़रूर पढ़ते होंगे या देखते होंगे या सुनते होंगे। तो टीवी भी देखते हैं सभी, रेडियो भी सुनते होंगे, तो या कभी, और इंटरनेट का ज़माना है तो आजकल इंटरनेट पर तो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं उनमें एक अंतर, मतलब कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा आपको। यानी कि टीवी पर आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं समाचारों को, रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, और इंटरनेट पर जाकर फिर से उन समाचार को पढ़ भी सकते हैं, और अखबार को आप पढ़ेंगे। अब इन माध्यमों में आपको अगर पूछा जाए कि आपको क्या फ़र्क नज़र आया, क्या है, तो इसमें अंतर है या नहीं है। लेकिन ये तो एक जो अंतर है वो तो हमें देखते ही पता चल जाता है। क्या अंतर पता चल रहा है कि
रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अखबार पढ़ने के लिए होता है, और जो इंटरनेट है उस तीनों सुविधाएं इंटरनेट पर हमें मिल जाती है, पढ़ने की भी, सुनने की भी और देखने की भी। तो ये अंतर तो सबसे बड़ा हमें साफ साफ पता चल ही रहा है। अब इन सभी जनसंचार के माध्यमों में जो अंतर है उसको अगर हमें समझना है तो उसकी कुछ बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बारीकियों को समझने के लिए हमें उनकी विशेषताएं समझनी होंगी, हमें उनकी खूबियां हैं, हमें उसकी कमियां हैं, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके अंदर कुछ खूबियां भी हैं, कुछ खामियां यानी कि कमियां भी है, जिसको लिखते समय, समाचार लिखते समय उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन सभी जनसंचार माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। अब आगे है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। अब जनसंचार के माध्यमों की खूबियां और खामियां, इसके बारे में जानना ज़रूरी है अगर हमें इनमें अंतर समझना है। तो अब जनसंचार के माध्यम हैं, सभी का हर रोज़ उनसे पाला पड़ता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको इन सभी में कौन सा माध्यम अधिक अच्छा लगता है, प्रिंट माध्यम यानी कि समाचार पत्र, टीवी, रेडियो या फिर इंटरनेट, तो शायद आपके पास, किसी के पास कोई निश्चित जवाब नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एक की पसंद एक जैसी हो। किसी को टीवी पसंद होगा, या मान लीजिए कोई आपका दोस्त है तो उसको कोई रेडियो पसंद होगा। तो इसी प्रकार किसी को इंटरनेट पसंद है और किसी को अखबार और पत्रिकाओं से पढ़ना अच्छा लगता है, और इसी तरह कोई आप हो तो आपको मान लो इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए उससे आपको अच्छा लगता है। तो सभी की अपनी अपनी पसंद होती हैं, लेकिन अगर किसी की कोई पसंद है तो उसका कोई कारण भी अवश्य होता होगा, क्योंकि किस जनसंचार के माध्यमों में खूबियाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं, तो उन्हीं के अनुसार सभी की पसंद होती है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका स्वभाव है, उसकी पसंद है, उसकी ज़रूरतें हैं, वो किस जनसंचार माध्यम के द्वारा पूरी होंगी तो वो उसी को पसंद करेगा। इसी प्रकार अपनी अपनी जो रुचियां हैं, ज़रूरतें हैं, स्वभाव है, नेचर है, उसके मुताबिक ही हम कोई भी साधन चुनते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि हर एक माध्यम की जब कमियां हैं, विशेषताएं हैं या खूबियां हैं, तो कोई माध्यम, यानी कि किसी व्यक्ति को अखबार पसंद आएगा, किसी को इंटरनेट पसंद आएगा, किसी को टीवी पसंद आएगा, तो किसी को कोई माध्यम अधिक पसंद आता है, किसी को कम पसंद आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं वो एक दूसरे से कम हैं। यानी कि सभी का अपना अपना महत्व है, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सभी की अपनी अपनी कमियां हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि इनमें चाहे कितना भी फर्क हो, कितना भी अंतर हो, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। यानी कि कई बार होता है कि अखबार में जब समाचार पढ़ते हैं, रुक कर फिर पढ़ सकते हैं और फिर उसके बारे में सोच सकते हैं, तो उससे अलग तरह की संतुष्टि मिलती है किसी को। लेकिन जब हम टीवी पर वही समाचार, वही घटनाएं लाइव देखते हैं तो अलग सा एहसास होता है, और ऐसा एहसास अखबार से या इंटरनेट से नहीं मिलता। इसी तरह जब हम रेडियो पर कोई समाचार सुनते हैं तो हम जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं होता। तो इसी प्रकार जो इंटरनेट है उस पर हमें सूचनाओं का विशाल भंडार मिल जाता है, तो ये एक अलग सा अद्भुत माध्यम है हमारे लिए।
यानी कि हम सिर्फ बटन दबाते हैं और सारी सूचनाएं, सारे समाचार है वो उसके संसार के अंदर हम पहुंच जाते हैं। और जिस भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट से हम तुरंत वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो सभी का अपना अपना महत्व है। और ये सभी माध्यम, जितने भी संचार के माध्यम हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हर एक माध्यम की हमारे जीवन के अंदर अलग अलग ज़रूरत है और अलग अलग माध्यम होने पर भी इनमें से कोई ख़त्म नहीं हुआ। यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि अखबार पसंद नहीं है तो अखबार बंद हो गए हैं, केवल टीवी माध्यम या रेडियो माध्यम से काम चल रहा है। चारों माध्यम, प्रिंट माध्यम भी हैं, रेडियो माध्यम भी है, टीवी भी है और इंटरनेट भी, ये चारों ही अपनी अपनी उपयोगिता रखते हैं और सभी का विस्तार भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि सभी का अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि किसी में कोई किसी का महत्व कम हो गया है, क्योंकि सबका अलग महत्व है, सबकी अपनी पसंद होती हैं अलग अलग। तो अब हम अलग अलग से हर एक की खूबियाँ यानी कि विशेषताएं, खामियाँ यानी कि कमियाँ, उनको हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि अलग अलग पढ़ेंगे, पहले प्रिंट माध्यम का, फिर रेडियो का, फिर हम पढ़ेंगे टीवी का और फिर हमारा इंटरनेट का। तो सबसे पहले है प्रिंट माध्यम। प्रिंट यानी मैंने आपको बताया था मुद्रित माध्यम कहते हैं। ये जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं उनमें सबसे पुराना माध्यम माना जाता है, क्योंकि अखबार पहले आए थे, टीवी, रेडियो, इंटरनेट तो बाद में आया। तो इसीलिए जो हमारा आधुनिक संसार है उसकी शुरुआत छपाई के आविष्कार से हुई थी। यानी कि ये प्रश्न छोटे छोटे आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर कि सबसे पुराना माध्यम जनसंचार का कौन सा है, तो आप बता सकते हैं प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम। लेकिन जो मुद्रित माध्यम है उसकी शुरुआत भारत में पहले नहीं हुई थी, वो इसकी शुरुआत हुई थी चीन से। ये भी आपका प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। अब जानते हैं हम छापा खाने के बारे में, यानी कि जहाँ पर ये प्रिंट होते हैं। अब छापे खाने का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग। छापाखाना यानी कि प्रेस का आविष्कार हुआ था तो पूरी दुनिया बदल गई थी। और यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसा की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। तो छापाखाना भी पहले भारत में नहीं था। तो भारत में जब पहला छापाखाना जो है उसका निर्माण हुआ था, खुला था, वो खुला था 1556 में गोवा के अंदर। अब ये छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब इसे किस लिए छापा गया? छापाखाने का आविष्कार किस लिए हुआ था यहाँ पर? यहाँ मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इसे खोला था, क्योंकि जो मिशनरी थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे लोगों में, क्योंकि उस समय ऐसा कोई टीवी, इंटरनेट तो था ही नहीं, केवल प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम था। तो उसके ज़रिए उन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाने की सोची। और तब से अब तक जो ये मुद्रित माध्यम है इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बदल गए हैं, यानी इनका बहुत विस्तार हो गया है। आप देखते ही होंगे कि पहले कम समाचार पत्र छपते थे, अब तो रोज़ नए समाचार पत्र छपते रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के होते हैं। तो ये इनका विकास लगातार होता ही जा रहा है। तो मुद्रित माध्यमों में क्या आता है? हमारे अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। ये भी छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि मुद्रित माध्यमों में क्या आता है, किसको शामिल किया जाता है। तो हमारे जीवन में हम देखते ही हैं कि इनका कितना महत्व है मुद्रित माध्यमों का, क्योंकि जो छपे हुए शब्द होते हैं कहीं पर वो स्थायी होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, और उन्हें आप रुक कर, धीरे धीरे, आराम से, अपनी मर्जी से जब भी पढ़ सकते हैं, और बीच में उसको रोककर उसके बारे में सोच भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं। कोई बात अगर नहीं समझ आती है तो उसे बार बार, जितनी बार चाहे उसको
पढ़ा जा सकता है। और अगर आप कोई पत्रिका या अखबार पढ़ते हैं तो उसमें अपने हिसाब से जो भी चाहे समाचार, जो भी पन्ने पर पृष्ठ पर है, रिपोर्ट जो भी समाचार है वो पहले पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि पहले आपको पहला पृष्ठ ही पढ़ना है, ऐसी आप पर कोई नियम नहीं होता। और पहले पृष्ठ पर पहली खबर से पढ़ना शुरू करें, ऐसी कोई आप पर बाध्यता नहीं होती। कोई भी पृष्ठ पर जो भी समाचार आपको पढ़ने की इच्छा करे वो आप पढ़ सकते हैं। और इसका और विशेषता क्या है कि ये जो मुद्रित माध्यम होते हैं इसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं और उसे बाद में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ज़रूरत पड़े तो दोबारा पढ़ा जा सकता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मुद्रित माध्यम है उनकी खूबियाँ, यानी कि उनकी विशेषताएं। अब दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें जो भाषा है, लिखित भाषा है, उसका विस्तार क्या है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा, इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। लिखित भाषा में क्या होता है, अनुशासन होता है, क्योंकि भाषा शुद्ध होनी चाहिए, उसमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और जो मौखिक भाषा है, जब हम बोलते हैं तो उसमें स्वतः स्फूर्तता होती है, स्फूर्ति होती है, किसी भी तरह से बोली जा सकती है। लेकिन जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें उसके व्याकरण, उसकी वर्तनी, उसके शब्द, इन सब पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यही नहीं, जब वो प्रकाशित होता है, जब वो मुद्रित किया जाता है, छापा जाता है, वो उसको काफ़ी लोगों तक पहुंचना होता है। तो आपको एक ऐसी भाषा में लिखना होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें, क्योंकि ऐसी भाषा में अगर नहीं लिखा जाएगा तो कम लोग उसको पढ़ेंगे। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें। ये विशेषता भी हो गई इसकी। तीसरी विशेषता, अब तीसरी विशेषता क्या है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, क्योंकि इसमें जो लिखी बातें होती हैं उस पर चिंतन किया जा सकता है, उस पर विचार किया जाता है। ये सब बातें, ये चीज़ें, समाचार है, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। यानी केवल हम पढ़ते ही नहीं हैं, उनको समझते भी हैं। उसके लिए सोचने का हमारे पास समय होता है और उसकी योग्यता भी होती है। इसीलिए जो मुद्रित माध्यम है उसका पाठक कौन होगा, केवल जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो साक्षर होगा, जिसके पास विशेष योग्यता होगी। कोई अनपढ़ व्यक्ति तो उसको नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो टीवी होता है, रेडियो होता है, उसको तो अनपढ़ व्यक्ति भी सुन सकता है समाचार अच्छी प्रकार से, क्योंकि वो मौखिक माध्यम भी है। लेकिन इसमें केवल पढ़े लिखे लोग ही इसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। और ये इसकी हम एक कमी भी मान सकते हैं कि केवल पढ़े लिखे लोगों तक ही इसकी पहुंच है, क्योंकि अनपढ़ है उनके लिए ये किसी काम के नहीं है। अब जो मुद्रित माध्यम पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए भाषा का ज्ञान होना, शैक्षिक ज्ञान होना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मुद्रित माध्यम है उसमें जो भी समाचार छपते हैं वो पाठकों की रुचि के अनुसार होते हैं, क्योंकि अगर पाठकों की रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा उन माध्यमों में, तो वो क्यों पढ़ेंगे उनको। इसलिए ये भी उनकी एक समझ लीजिए कि इन चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। और उनकी एक कमी और भी है कि जैसे रेडियो, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, उस पर जो घटनाएं होती है उसको संचालित किया जा सकता है, तुरंत घटी जो घटनाएं हैं उनको दिखा सकते हैं। लेकिन जो समाचार पत्र होते हैं वो तो एक निश्चित समय के अंदर प्रकाशित होते हैं, यानी कि 24 घंटे में वो एक बार होंगे। और कई पत्रिकाएं ऐसी होती है जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती हैं, और इसीलिए उनके जो प्रकाशन के लिए है वो निश्चित समय सीमा होती है, यानी कि डेडलाइन होती है। और कुछ जो अपवाद है उनको छोड़कर कोई भी सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती, यानी कि जब समय हो जाता है कि ये प्रिंट के लिए इसको भेजना है, उसके बाद वो समाचार वो उसमें छापा नहीं जाता है। अब जो मुद्रित माध्यम है
उसमें जो लेखक हैं, लिखने वाले हैं, पत्रकार हैं, उनको प्रकाशन की जो समय है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कि मान लीजिए कि समाचार पत्र है वो रात में छपते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो उनको भेजा जाता है, तो उनको समय दिया जाता है कि भी शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक जितने भी समाचार है सब वो लेकर आए। उसके बाद कोई भी समाचार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्रकाशन के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये भी एक कमी समझ लीजिए समय जो है। उसके बाद ये भी है कि लेखक को स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि आपको कोई भी मान लो रिपोर्ट है वो तैयार करनी है, तो उसके लिए शब्दों की सीमा होती है। यानी कि मान लो 200 शब्दों की रिपोर्ट तैयार करनी है तो 200 शब्दों की ही करनी पड़ेगी। जिससे कि कई बार होता है कि कोई भी ऐसी घटना उसको छोटा करना पड़ता है लिखने में, तो क्योंकि उसके अंदर अखबार में जितना भी है सीमित पेजेस होते हैं कि इतने पेज का ही अखबार होगा, तो उतने ही पेज पर उसी हिसाब से शब्द जो है घटना को जितने भी शब्दों का कहा जाता है उतने शब्दों में उसको समेटकर लिखा जाता है। और उसी के अनुसार वो निश्चित करते हैं कि इस घटना को या कोई समाचार को देखकर वो निश्चित करते हैं कि किस घटना या समाचार को कितनी जगह मिलनी चाहिए समाचार पत्र के अंदर। और एक बात और है कि लेखक होता है या पत्रकार होता है जो मुद्रित माध्यम का, उसको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जो भी लिखने के लिए, जो छपने के लिए जा रही है कोई भी खबर है, कोई भी लेख है, तो उसमें जो गलतियां हैं, उस अशुद्धियां हो गई है भाषा की, उसको दूर करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक बार प्रकाशन हो गया तो वह जो गलती है उसके अंदर वो ठीक नहीं हो पाएगी, और अगर उसको सुधारना है तो अगले अंक का, यानी कि अगले जब समाचार पत्र छपेगा उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए यही कोशिश की जाती है कि गलतियों को पहले ही सुधार लिया जाए, यानी कि प्रकाशन होने से पहले ही उसको सुधार लिया जाए। इसके लिए पूरी एक टीम तैयार की जाती है। संपादक जो होता है अखबार का, और उसके साथ पूरी टीम होती है लोगों की, जो जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी न्यूज़ है, जो भी लेख है समाचार पत्र में छपेंगे, उसकी गलतियों को, अशुद्धियों को हटाकर फिर उनको छपने के योग्य बनाया जाता है। तो आपको इसकी विशेषताएं, इनकी कमियां प्रिंट माध्यम की समझ आई होंगी। तो इसमें कुछ और बातें जान लेते हैं हम। मुद्रित माध्यम में ध्यान लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी जो कुछ भी उसमें मुद्रित माध्यमों में लिखा जाता है उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि लेखन में जो भाषा है, व्याकरण, वर्तनी, शैली, इन सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो भी भाषा है वो प्रचलित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा के बारे में जाने उसी भाषा का प्रयोग उसमें करना चाहिए। फिर है दूसरा कि समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। मैंने आपको ये डिटेल में भी समझा ही दिया है कि समय सीमा होती है, इसमें उसी समय तक उनको दिया जा सकता है। और साथ में जगह का ध्यान रखा जाता है कि जितनी जगह समाचार पत्र में उस घटना को मिलती है तो उतने शब्दों में, सीमित शब्दों में लिखा जाता है। फिर लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी है। तो ये भी ये टीम होती है, मैंने आपको बताया, वो लेखन की जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करते हैं। उसके बाद है लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना ज़रूरी है कि उसमें लेखन में सहज प्रवाह बनाए, उसके लिए एक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है कि उसमें जब वो लिखता है तो इस तरह से ना हो कि पाठक कोई बोर भी हो जाए उसको पढ़ते हुए, उसका लेखन का प्रवाह इस तरह से ना हो तो पाठकों की जो रुचि है किसी भी लेख के प्रति, किसी भी समाचार के प्रति, वो कम हो जाती है। तो आपको प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम की विशेषताएं यानी कि खूबियां और खामियां, उनके ये सब चीज़ों के बारे में समझ आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं दूसरे जनसंचार माध्यम की तरफ चलते हैं, रेडियो। समाचार माध्यम यानी कि प्रिंट माध्यम ये तो केवल लेखन से रिलेटेड था,
अब रेडियो है, इसमें मौखिक भी है, इसको हम सुनते हैं, यानी कि केवल ये सुना जा सकता है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि ये स्वरों शब्दों का ध्वनि का खेल है। इसीलिए रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, क्योंकि रेडियो के तो श्रोता होते हैं, रेडियो के दर्शक नहीं होते, पाठक नहीं होते, श्रोता होते हैं। और श्रोताओं का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसकी वजह क्या है कि अखबार के जो पाठक होते हैं वो उनके लिए ये सुविधा रहती है कि वे अपनी पसंद से, इच्छा से कभी भी अखबार पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ लेंगे। अगर उनको पढ़ते हुए कोई बात समझ नहीं आई, वो फिर से पढ़ सकते हैं उसको, उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, दोबारा से उसको देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। लेकिन रेडियो पर मान लो समाचार आ रहे हैं, तो रेडियो के जो श्रोता हैं उनके लिए तो ये सुविधा नहीं है कि वो बीच में उसको छोड़ दें, उनको तो उसको सुनना पड़ेगा। और अखबार की तरह वो रेडियो समाचार को कभी भी कहीं भी नहीं सुन सकते, क्योंकि उसी समय उनको सुनना पड़ेगा और उन्हें समय का इंतज़ार भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके समय होता है कि 9 बजे अगर समाचार आएंगे तो 9 बजे ही रेडियो पर आएंगे। अखबार की तरह नहीं है ना, किसी भी समय पढ़ लेंगे, और एक के बाद एक जो भी समाचार आएंगे वो उनको सुनना पड़ेगा। इधर उधर वो जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते उसको। तो इसीलिए, और न ही उनके पास किसी शब्दों के लिए कोई कठिन शब्द है, उनके आने पर वो किसी भी मान लो डिक्शनरी, शब्दकोश का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि अखबार में ऐसे कोई शब्द है मान लो तो उसको हम छोड़कर हम समझ सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते वो। तो ये दोनों में अंतर भी है, ये रेडियो की कमी भी कह सकते हैं हम, खामियां है जो उसके अंदर, कि हम रेडियो में अखबार की तरफ पीछे जाकर उसको दोबारा नहीं सुन सकते। और अगर मान लो रेडियो के अंदर, रेडियो बुलेटिन में, रेडियो समाचार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं आ रही, अरुचिकर है, तो श्रोता जो होता है वो क्या कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, यानी स्टेशन चेंज कर देगा रेडियो का। क्योंकि जो रेडियो होता है वो लीनियर माध्यम है, एक रेखीय है। जैसा कि हमने नाटक में पढ़ा था ना, इसका विकास एक रेखीय होता है, वही चीज़ आ गई इसमें, एक रेखीय होता है, क्योंकि एक ही दिशा में चलते रहते हैं वो। और रेडियो समाचार है, बुलेटिन है, उसका स्वरूप है, उसका ढांचा है और शैली है, इसी आधार पर तैयार होता है। इसी प्रकार रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय ही, लीनियर होता है। लेकिन वहाँ हम क्या कर सकते हैं, टीवी पर उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर देखना भी दर्शक ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दर्शक भी होते हैं, श्रोता भी, दोनों ही हो गए कि वो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं। लेकिन जो तीनों ये माध्यम हैं, प्रिंट माध्यम है, रेडियो है और टीवी, इनकी अपनी अलग अलग चुनौतियां होती हैं। और रेडियो प्रसारण कर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। ये तो सही है कि रेडियो में श्रोता केवल सुनते हैं, वो आवाज़ की तरफ ध्यान देते हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं हम। लेकिन टीवी पर तो दिखाया भी जाता है और समाचार पत्रों में वो पढ़ सकते हैं, और जो चाहे वो पढ़ सकते हैं समाचार। कोई समाचार पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ भी सकते हैं वो। लेकिन रेडियो प्रसारण करता होते हैं, उनके लिए तो श्रोता उनके समाचारों को सुने, उनको अच्छी प्रकार से सुने, वो केवल आवाज़ की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो उनको बांध कर रखना रेडियो से, उनके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब है रेडियो समाचार की संरचना, कि रेडियो समाचार की संरचना कैसे होती है। ये सारे प्रश्न आपके क्लियर होते जा रहे हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। अब संरचना कैसे होती है, उसको कैसे उसके समाचार शुरू होते हैं, कैसे उनको तैयार किया जाता है, तो वो सब हम इसको पढ़ेंगे। अब रेडियो के लिए जो समाचार लेखन है वो प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम यानी कि अखबारों से बिल्कुल अलग है।
क्योंकि दोनों ही अलग है, क्योंकि उसमें समाचार लेखन में तो लेखन का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और जो रेडियो समाचार की जो संरचना होती है वो होती है उल्टा पिरामिड शैली में। इन्वर्टेड पिरामिड भी इसको कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे उल्टा पिरामिड। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा हमारा, उल्टा पिरामिड शैली, रेडियो समाचार किस शैली में? तो उल्टा पिरामिड शैली। तो इसको भी हम समझेंगे, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। यानी कि जो भी, चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। यानी कि सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी कि 90% खबरें या स्टोरी इसी शैली में लिखी जाती है। अब ऐसी क्या शैली है ये उल्टा पिरामिड शैली कि कोई भी जनसंचार माध्यम है उसमें इसी तरह होती है। तो यानी कि होता है ना कि हम महत्वपूर्ण खबरों को पहले सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे कि श्रोताओं का, दर्शकों का ध्यान आकर्षित होता है। अगर हम कम महत्व की खबरें पहले दिखाने लग जाएं या लिखने लग जाएं तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो यही है उल्टा पिरामिड शैली कि समाचार में सबसे जो महत्वपूर्ण समाचार है उनको सबसे पहले लिखा जाता है, और बाद में घटते हुए क्रम में जो कम महत्व के समाचार हैं उनको बाद में बताया जाता है। तो इस तरह से उनकी सेटिंग की जाती है कि पहले महत्वपूर्ण समाचार, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इसी को हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली के अंदर क्या होता है, कोई भी घटना है, विचार है, उसका समय के अनुसार बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। यानी कि समय के अनुसार नहीं शुरू किया जाता उसे, उसको महत्व के अनुसार शुरू किया जाता है। यानी कि इसमें किसी भी कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। यानी कि महत्वपूर्ण खबर पहले आ जाती है और कम महत्व की बाद में। तो उल्टा पिरामिड शैली में इस तरह से सारे समाचार होते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी, इसमें ये प्रश्न बन सकता है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ये भी प्रश्न हमारा कई बार बड़ा आ जाता है कि रेडियो समाचार की संरचना के बारे में बताइए। तो संरचना आप उसमें उल्टा पिरामिड शैली भी बता सकते हैं, साथ में फिर कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है उल्टा पिरामिड, तो वो पूरा आप डिटेल में लिखेंगे। और इसमें छोटे छोटे अलग अलग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली जो है उसके तहत समाचार को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रो का मतलब होता है लीड, यानी कि इसको हिंदी में हम मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें क्या है, खबर का जो मूल तत्व है उसको शुरू में 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है, जिसको मतलब कि हेडलाइंस की तरह बता दिया जाता है। फिर हेडलाइंस की तरफ बताया जाता है ताकि दर्शकों का, श्रोताओं का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है, और यह खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि अगर इंट्रो ही अच्छा नहीं होगा तो दर्शक उस समाचार को जब सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उनको ऐसे ही कई बार लगता है कि ये समाचार कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसका इंट्रो अच्छा होगा तो उसका इंटरेस्ट बनेगा दर्शक का, पाठक का, श्रोता का। तो ये अहम हिस्सा माना जाता है। इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो भी डिटेल दी जाती है उसके अंदर उसको डिटेल बताई जाती है किसी भी घटना की, किसी भी समाचार की, तो उसको घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। और इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है। उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है।
तो इसकी जो डिटेल दी जाती है ज़रूरी नहीं कि कुछ कहानी की तरह नहीं होती है। ये कहानी तो अगर बीच में उसका एक पैराग्राफ हटा दिया जाएगा तो कहानी ही समझ नहीं आएगी, लेकिन ये जो होता है बॉडी, इसके अंदर से अगर जगह या समय की कमी हो तो वहाँ से 1-2 पैराग्राफ हटाकर उसको छोटा किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो ब्यौरा दिया जाता है वो घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। क्योंकि शुरू में जो ज़रूरी होता है वो बता दिया जाता है, आखिर में जो कम महत्व होता है उसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो इतना वो महत्वपूर्ण नहीं रहता, तो खबर वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप देखिए कि रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। आप देखते हैं ना न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह से बताया जाता है। अब ये क्या है, ये दिया जा रहा है इंट्रो। एक उदाहरण और दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। ये भी इंट्रो दिया जा रहा है। तो इंट्रो के अंदर जो महत्वपूर्ण खबर है उसको एक बार बता दिया जाता है और उसके बाद उसको डिटेल में बताया जाता है। तो अब आगे है रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें, कि रेडियो के लिए जो समाचार लेखन किया जाता है वो उसके लिए बुनियादी बातें कौन कौन सी है, यानी कौन सी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब ये प्रश्न बन रहा है कि रेडियो समाचार लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी, यानी कि सुनने के लिए जो होती हैं, अगर सुनेंगे वो साफ़ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए लेखन भी तो शुद्ध होना चाहिए। तो इसीलिए हमें लेखन में इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो भी उसे पढ़ता है, जो भी समाचार वाचक है, समाचार वाचिका है, उसको पढ़ रहे हैं, वो वही श्रोता उसको सुनते हैं। तो उसकी एक जो कॉपी है वो तैयार होनी चाहिए ताकि उसको पढ़ने में दिक्कत न हो। और अगर वो साफ़ सुथरी कॉपी नहीं होगी तो कई बार होता है कि जो पढ़ने वाला है समाचार उसको पढ़ने में गलत भी पढ़ सकता है वो। अब श्रोता हैं, गलत सुनेंगे तो उनका ध्यान बढ़ता है, इससे वो भ्रमित भी हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी समाचार रेडियो पर समाचार वाचक या समाचार वाचिका समाचार पढ़ते तो उसकी एक कॉपी टाइप्ड होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर है प्रसारण के लिए जो तैयार की जा रही कॉपी है समाचार की, वो कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप की जानी चाहिए, यानी कंप्यूटर पर भी होनी चाहिए टाइप, क्योंकि कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतर 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितने खबरें लेनी हैं और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में ज़बान लड़खड़ाने लगे। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है कि एक तो सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए और जिस पर भी कागज़ पर वो टाइप हो रही है उसके दोनों तरफ जगह छोड़ी जानी चाहिए और हर एक लाइन में जो लाइन लिखी जा रही है उस पेज पर उसमें 12 से 13 शब्द हों और आखिर में जो भी शब्द लिखा जा रहा है वो अधूरा ना हो कि आधा तो एक लाइन में लिख दिया उस शब्द को और जो आधा बच गया अगली लाइन में लिख दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार आखिर में जब पेज के आखिर में है वो इस तरह से हो कि वो लाइन या वो खबर है वो वहीं पर वो ख़त्म हो जाए, यानी कि अगली उसके लिए अगला पेज होना चाहिए। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस खबर को कितना बड़ा लेना है, इससे
पता चल जाता है। फिर है कि अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए, यानी कि उसमें जब अंक लिखे जाते हैं तो 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। यानी कि 1 से 10 तक अगर अंक आ रहे हैं तो उसको हिंदी में शब्दों में लिख दो, बाकी को अंकों में लिखो। 11 से आगे जितने भी आते हैं उसको अंकों में। लेकिन अगर मान लो ज़्यादा आ गई, कि ज़्यादा लंबी संख्या आ गई, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको हिंदी के शब्दों में लिखा जाए। जैसे मान लो आ गया है आपका 2837550, इसको वो किस तरह से बोलेगा, उसको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। इसको 28,37,550 उसको दिक्कत आएगी, तो उसको हिंदी में लिख दिया जाए 28,37,550, इस तरह से हिंदी में लिख दिया जाए तो वो फटाफट उसको पढ़ लेगा। नहीं तो उसको पढ़ने में मुश्किल होगी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार जब अखबार के अंदर प्रतिशत और जो भी संकेत दिए जाते हैं, लेकिन रेडियो पर ये पूरी तरह से जो है वर्जित होते हैं। यानी कि रेडियो पर जब समाचार वो वाचक या वाचिका पढ़ रहे हैं तो उसको शब्दों में ही लिखा हो, प्रतिशत जैसे शब्दों में हिंदी में ही लिखा हो। अगर डॉलर है उसका साइन ना दिया हो, डॉलर को हिंदी में ही लिखा जाए। जहाँ भी संभव उपयुक्त हो तो इसी प्रकार से उसे लिखा जाए। तो इसी प्रकार जो भी अगर लंबा अंक है तो उसको हमेशा हिंदी में ही शब्दों में लिखा जाए। इस तरह की जो संख्याएं हैं उसे नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं कि जैसे खेलों के स्कोर हैं, मान लो तो सचिन तेंदुलकर ने मान लो 98 रन बनाए हैं, तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते, क्योंकि 98 है तो सेंचुरी से पहले आउट हो गया, तो हम लगभग नहीं लिख सकते उसको लगभग 100 रन, उसको 98 ही लिखेंगे। इसी प्रकार जो कोई भी आंकड़े हैं उसे भी हम दशमलव में ही लिख सकते हैं, उसको हम लगभग करके नहीं लिख सकते। मान लो 98.9 है या 99.9 है तो उसको लगभग 100 नहीं लिख सकते, तो पॉइंट में ही बताना पड़ेगा। इसलिए जो संख्या है, इस तरह के अत्यधिक जो आंकड़े हैं और संख्या है उसका जो इस्तेमाल हमें ऐसे नहीं करना है। अब क्योंकि श्रोताओं के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उदाहरण दिया जा रहा है जैसे इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन के से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है, ज़्यादा संप्रेषणीय है। तो यहाँ पर देखिए 7.5% बढ़कर, तो यहाँ पर 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन नहीं है, यहाँ पर उसने ये कहा है कि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। यानी 80 लाख टन नहीं लिखा गया है यहाँ पर, जब 86 लाख टन यानी 80 और 86 के भी 7.5% हो गया, तो 7.5% बढ़ गया है, तो उसको 7.5% लिख दिया गया है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, लोगों तक अच्छी प्रकार से ये पहुँच पाएगा। तो रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे 15 अगस्त 1985 न कि अगस्त 15 1985, यानी कि इसी तरह लिखना चाहिए 15 अगस्त 1985 हिंदी में शब्दों में लिखा जाए। उसके बाद है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि रेडियो में जो है वो अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। कैसे कि समाचारों से कैसे गुथी होती है, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह छपकर आता है, कहीं पर शाम, लेकिन रेडियो है
उस पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। तो उसकी क्या है, डेडलाइन होती है। इस तरह से समय का फ्रेम हमेशा उस पर होता है। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, और अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाए कि वह कितने लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। यानी कि ये बहुत फेमस है। यूनिसेफ को वो बिल्कुल कंप्लीट, उसको फुल फॉर्म में नहीं बोला जाता है। ऐसे ही सार्क को, ऐसे ही WTO को वो शॉर्ट फॉर्म में भी वो सबको समझ आ जाते हैं, तो उसका इतना लंबा इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो यही है हमारे डेडलाइन वो जो टाइम की डेडलाइन दी जाती है। मैंने आपको बताया कि जैसे अखबारों में तो टाइम की डेडलाइन होती है, रेडियो में लगातार आते रहते हैं, तो उसमें बीच में नहीं उठ सकते। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया। तो ये रेडियो के बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा।